स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों चलिए आज आपको फिर एक बार यूरोप के युद्ध भूमि पर लेके चलते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर से अब हमारा ध्यान भले ही पूरी तरह हट चुका हो, लेकिन वहां बैटलफील्ड में ये लड़ाई अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, इसका अंदाजा लगाना तो आज भी बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ घंटों से न्यूज में एक नाम बहुत छाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्नेक आइलैंड की। ये आइलैंड स्नेक से भरा कोई आइलैंड नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि इसको ये नाम इसके शेप की वजह से दिया गया है। खैर यहाँ इसके नाम से ज्यादा जरूरी इसका काम है। इसकी वजह से ये यूक्रेन वॉर में एक की बैटल ग्राउंड बनकर उभर रहा है। दोस्तों सैटेलाइट इमेजेस देखने से तो ऐसा लगता है कि मानो ब्लैक सी में पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है, लेकिन आपको बता दें कि ये छोटा सा आइलैंड इस वॉर के फेट को तय करने के पोटेंशियल रखता है। खैर लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि रशिया यहां से अपने ट्रूप्स वापस बुला चुका है। ये अनाउंसमेंट स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन के द्वारा की गई हफ्ते भर की भारी बमबारी के बाद किया गया है। रशियन मिलिट्री का कहना है कि रशियन ट्रूप्स वहां जो काम करने गए थे वो पूरा हो चुका है। उनका कहना है कि वो ऐसा ग्लोबल फूड क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए एक गुडविल जेस्चर के तौर पर कर रहे हैं, ताकि यूक्रेन पूरी दुनिया को ये ना कह सके कि ब्लैक सी के नदन सी पार्ट पर रशिया का कंट्रोल होने की वजह से वो व्हीट एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तक यूक्रेन अपनी शोर्स को डिमाइन नहीं किया है, यानी कि अभी भी यूक्रेन ने ब्लैक सी में अपने शोर्स के पास माइंस लगा रखी हैं और इन्हीं माइंस की वजह से यूक्रेन फूड के एक्सपोर्ट्स के लिए सेफ पैसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और वो इसका ब्लेम रशिया पर डाल रहा है। उधर यूक्रेन और वेस्ट का कहना है कि रशिया के क्लेम्स एकदम फेक हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 महीनों से व्हीट के एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक किया हुआ था। यूक्रेन के मुताबिक उनके फोर्सेस ने पिछले एक हफ्ते में रशियन मिलिट्री को इररिप्लेसेबल लॉस पहुंचाया है, जिसकी वजह से रशियन फोर्सेस को यहां से 2 छोटी छोटी स्पीड बोट्स में भागना पड़ा। यूक्रेन के मुताबिक उनकी मिलिट्री ने 28 जून को रशिया के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस अटैक ने रशिया के कई सप्लाई स्टेशंस और रडार्स को भी ध्वस्त कर दिया, जिसकी वजह से रशियन सोल्जर्स यहां ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। उनके मुताबिक इस अटैक ने रशिया के यूक्रेनियन पोर्ट को ब्लॉक करने के प्लान को भी एक बड़ा झटका दिया है। खैर इसके बाद यूक्रेन की मिलिट्री और गवर्नमेंट ने यूक्रेनियन आर्मी का धन्यवाद देते हुए इसको अपनी एक क्रूशियल विक्ट्री बताई है। खैर इस विड्रॉल का असली कारण जो भी हो, लेकिन यहाँ मेन मुद्दा यह है कि आखिर ये दोनों कंट्रीज इस छोटे से आइलैंड के पीछे क्यों पड़ी हैं। ये आइलैंड इन दोनों के वॉर का इतना सीरियस बैटल ग्राउंड क्यों बना हुआ है। आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम इस आइलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और सिग्निफिकेंस समेत इस पर हुए इवेंट्स को बारीकी से एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्नेक आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के GS2 में पूछे जा सकते हैं। इससे जुड़ी हुई और भी बातें हम वीडियो के अंत में करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों मेरा नाम है आदर्श गुप्ता, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS में। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से कुछ साल पहले जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचते मात्र थे, तो उनसे ज्यादा मानसिक तनाव उनके घर वालों को हो जाया करता था, क्योंकि यूपीएससी के तो मानो जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए थे दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर जैसे इलाके। महंगी फीस, कोचिंग में आने जाने का टाइम और घर से अलग रहने का मानसिक तनाव अलग। पर इस सब के बावजूद स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। पर आज इन सारी समस्याओं का समाधान स्टडी IQ IAS ने ढूंढ निकाला है। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स, डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन के लिए मटेरियल, 1-to-1 मेंटोरशिप, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड का यूज करते हैं। बैचेस की शुरुआत 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस आइलैंड की बेसिक ज्योग्राफी को समझने से। दोस्तों कुल 0.5 किलोमीटर लंबा और 0.17 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बसा ये स्नेक आइलैंड ब्लैक सी में मौजूद है, यानी कि ये साइज में लगभग 20 फुटबॉल पिचेस के बराबर है। क्या आप हमें कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि ब्लैक सी कौन कौन सी कंट्रीज को टच करता है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ब्लैक सी को एजियन सी के साथ जोड़ने का काम कौन सा स्टेट करता है। खैर इस आइलैंड को सरपेंट आइलैंड या फिर यूक्रेनियन में
जमीनी के नाम से भी जाना जाता है। ये यूक्रेन के पोर्ट ऑफ ओडेसा से लगभग 200 किलोमीटर वेस्ट में डेन्यूबे डेल्टा के माउथ पर पड़ता है। यूक्रेन की साउथ वेस्टर्न कोस्ट से इसकी दूरी कुल 35 किलोमीटर बताई जाती है। ये रॉकी आउटक्रॉप एंड टू एंड 700 मीटर से भी कम का डिस्टेंस ऑक्युपाई करता है। दोस्तों, ज्योग्राफी में आउटक्रॉप का मतलब होता है एक ऐसी ह्यूज रॉक या चट्टान जो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचाई पर होती है। इस स्नेक आउटक्रॉप की शेप लगभग इंग्लिश अल्फाबेट के एक्स लेटर की तरह बताई जाती है। मैप्स पर इसको इस पर मौजूद एक छोटे से बाइल विलेज के नाम से मार्क किया गया है। दोस्तों, यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये आइलैंड यूक्रेन और नेटो मेंबर रोमानिया के सी बॉर्डर के पास लाई करता है। असल में हिस्टोरिकली स्नेक आइलैंड एक रोमानियन टेरिटरी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1948 में इसको सोवियत यूनियन को दे दिया गया, जिसने इसको एक रडार बेस की तरह इस्तेमाल किया। 1989 तक रोमानिया सोवियत के इन्फ्लुएंस के अंडर था, तो यह आइलैंड भी यूएसएसआर के ही कंट्रोल में रहा। किंतु 1990s में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही इसका कंट्रोल यूक्रेन के हाथों में चला गया। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्लैक सी के इस रीजन में हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऑयल और गैस के सिग्निफिकेंट रिजर्व्स मौजूद हैं, और इसकी वजह से ये एरिया यूक्रेन और रोमानिया के बीच हमेशा डिस्प्यूटेड रहा है। 2009 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश की थी, जिसके तहत इन दोनों देशों के बीच एक नया मैरीटाइम बॉर्डर डिमार्केट किया गया था। ये बॉर्डर डैन्यूब रिवर के ऊपर लाई करता है। आईसीजे की रूलिंग के अंतर्गत इस आइलैंड की 80% ब्लैक सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ रोमानिया को दे दी गई और बाकी बचा हुआ हिस्सा यूक्रेन को। और यही कारण है कि यहाँ पर रशिया की ऑक्यूपेशन नेटो मेंबर रोमानिया के की पोर्ट कॉन्स्टांटा और साथ ही डैन्यूबे पर उसके सी ट्रैफिक के लिए भी रिस्की हो जाती है। खैर, जितना इंपॉर्टेंट ये आइलैंड है, इसकी एंशिएंट हिस्ट्री उतनी ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इस आइलैंड को एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री में फीचर किया गया है। इसका रेफरेंस हमें ग्रीक माइथोलॉजी की ट्रोजन वॉर की स्टोरीज में देखने को मिलता है। ग्रीक बिलीफ्स के मुताबिक इस आइलैंड को पोसेडॉन यानी उनके समुद्र के देवता द्वारा बनाया गया था। खैर, इस आइलैंड की ज्योग्राफी को समझने के बाद आइए इसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि दिखने में भले ही ये रॉक के छोटे पीस की तरह लगे, लेकिन इसका फेट इस वॉर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहने वाला है, और इसीलिए ये आइलैंड रशिया और यूक्रेन दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ये स्ट्रेटेजिक आइलैंड रशिया के लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसका कंट्रोल रशिया को ब्लैक सी के इस रीजन में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर रशिया यूक्रेन की ब्लैक सी कोस्ट का एक बड़ा स्ट्रेच तो ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा क्राइमियन पेनिनसुला और पूरी सी ऑफ अजोव भी रशिया के कंट्रोल में है। ब्लैक सी रशिया के लिए दो कारण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये रशिया को मेडिटेरेनियन सी का इजी एक्सेस प्रोवाइड कराती है, यानी कि इसके कंट्रोल के जरिए रशिया ब्लैक सी के साथ साथ मेडिटेरेनियन सी में भी पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। और दूसरा, इसका कंट्रोल रशिया को आसपास के कोस्टल सिटीज और यहाँ पर पड़ने वाली क्रूशियल शिपिंग रूट्स का भी एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू रशिया के लिए सदर्न यूरोप की मार्केट का रास्ता भी खुल जाता है। आपको बता दें कि डैन्यूबे डेल्टा को साउथ ईस्टर्न यूरोप का गेटवे भी कहा जाता है। इसके अलावा ब्लैक सी नेटो कंट्रीज और रशिया के बीच एक स्ट्रैटेजिक बफर का काम करता है। यही कारण है कि 2014 के क्राइमिया क्राइसिस के बाद से ही रशिया ब्लैक सी का पूरा कंट्रोल गेन करना चाहता है। ऑनगोइंग वॉर में भी ब्लैक सी को डोमिनेट करना रशिया का एक मेजर वॉर ऑब्जेक्टिव रहा है। इसके अलावा ये आइलैंड ओडेसा के नेवल और एयर रूट पर पड़ता है। ये रशिया के लिए ब्लैक सी में एक इंपॉर्टेंट बेस का काम करता है। यूक्रेन की शोर्स को अटैक करने और ओडेसा के पोर्ट्स का कंट्रोल पाने के लिए भी ये रशिया के लिए बहुत अहम हो जाता है। स्नेक आइलैंड पर कंट्रोल होने से रशिया यूक्रेन की पूरी कोस्ट लाइन ब्लॉक कर सकता है। तो अगर रशिया ब्लैक सी में यूक्रेन का एक्सेस ब्लॉक कर देता है तो यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री बनकर रह जाएगा, यानी कि वो किसी भी सूरत में सी को एक्सेस नहीं कर पाएगा, जिससे यूक्रेन के ट्रेड लॉजिस्टिक्स कंप्लीटली ब्लॉक किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर दूसरी भाषा में कहें तो ये बैटल ऑफ स्नेक आइलैंड असल में बैटल ऑफ ब्लैक सी है। वहीं दूसरी तरफ अगर यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये आइलैंड उसको भी पॉलिटिकल और टैक्टिकल लेवरेज प्रोवाइड कराता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये यूक्रेन के लिए सिंबॉलिक और ऑपरेशनल वैल्यू रखता है। अगर बात करें पॉलिटिकल और सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस की तो दोस्तों रशिया को इस आइलैंड से दूर रखना ही यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। रशिया के ऑक्यूपेशन से यूक्रेन की पूरी ब्लैक सी कोस्ट रशिया के अटैक की शिकार हो सकती है।
यूक्रेनियन एक्सपर्ट्स को ये डर है कि कहीं रशिया यहाँ पर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस जैसे कि S-400 एयर मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय ना कर दे। इसके अलावा इस आइलैंड से रशिया के हटने से यूक्रेन ओडेसा से अपनी ग्रेन एक्सपोर्ट्स का रास्ता फिर से खोल सकता है, जो यूक्रेन की इकोनॉमी और ग्लोबल फूड सप्लाई के लिए बहुत क्रूशियल है। आपको बता दें कि इस वॉर से पहले यूक्रेन से लगभग 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन पर मंथ एक्सपोर्ट होते थे। खैर, इस आइलैंड की ऑक्यूपेशन यूक्रेन के बचे हुए 3 कमर्शियल सी पोर्ट्स के लिए भी बहुत जरूरी हो जाती है। तो दोस्तों, इन पर्सपेक्टिव से इस आइलैंड की सिग्निफिकेंस को समझने के बाद इस पर पिछले 4 महीने से चल रहे सिग्निफिकेंट इवेंट्स को समझना आसान होगा। तो आइए उनको देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम देख चुके हैं कि डे 1 से ही यह आइलैंड इस वॉर का एक अहम हिस्सा रहा है। 24 फरवरी को जब इस क्राइसिस की शुरुआत हुई थी, तब रशियन फोर्सेस के इन्वेजन का सबसे पहला टारगेट यही आइलैंड था। 24 जनवरी को रशियन ब्लैक सी फ्लीट की 2 वॉरशिप वेसिली बाइकोव और मॉस्को ने इस आइलैंड पर अटैक किया था और उसके बाद रशियन ट्रूप्स धीरे धीरे इस पर लैंडिंग करते गए। यहाँ पर उन्होंने यूक्रेनियन सोल्जर्स को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन यूक्रेनियन सोल्जर्स ने उनकी नहीं सुनी। इसको लेकर एक यूक्रेनियन सोल्जर का ब्रेव रिस्पॉन्स पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इसी के साथ इस सोल्जर की रिस्पेक्ट में यूक्रेन ने एक पोस्टेड स्टैम्प भी इशू किया, जिस पर एक सोल्जर स्नेक आइलैंड पर खड़े होकर उसकी रक्षा करता हुआ शो किया गया। इस इंसिडेंट के बाद से ही ये सोल्जर और ये आइलैंड पूरी दुनिया के नजरों में आ गया। यूक्रेन की कोस्ट के काफी नजदीक होने के कारण ये यूक्रेनियन शोर से आने वाली मिसाइल, आर्टिलरी या फिर ड्रोन स्ट्राइक्स का परफेक्ट टारगेट था। यूक्रेन फोर्सेस इसी चीज का फायदा उठाते हुए इस आइलैंड पर लगातार बमबारी करते रहे। रशिया के मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ वो वेसल भी इस अटैक का टारगेट बने, जो यहाँ पर रशियन ट्रूप्स और हैवी वेपनरी के डिप्लॉयमेंट में मदद कर रहे थे। इसके बाद ये आइलैंड न्यूज का बड़ा मुद्दा तब बना जब 14 अप्रैल को यूक्रेनियन मिसाइल ने रशिया की एक ह्यूज ब्लैक सी फ्लीट मॉस्को को खत्म कर दिया। आपको याद दिला दें कि मॉस्को रशिया की वही वॉरशिप थी जिसने वॉर के पहले दिन स्नेक आइलैंड पर अटैक किया था। 600 फुट लंबी ये शिप रशिया की सबसे पावरफुल वॉरशिप्स में से एक थी, जो ओडेसा की कोस्ट के पार रशियन फ्लीट को एयर और सी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती थी। इस वेसल के अटैक ने यूक्रेन को और भी ज्यादा एम्बोल्डन कर दिया, लेकिन इस अटैक के बाद नॉर्थ वेस्टर्न ब्लैक सी में रशिया की एंटी क्राफ्ट कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गईं। यहाँ हमें ये समझ आता है कि इसीलिए रशिया यहाँ पर एंटी क्राफ्ट सिस्टम्स और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स डिप्लॉय करने के लिए इतना बेताब था। लेकिन लॉजिस्टिक्स के फ्रंट पर ऐसा करना रशिया के लिए एक बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि ये सब रशिया के मेन नेवल बेसिस से बहुत दूर थी और इसीलिए उनको डिफेंड नहीं किया जा सका। उधर यूक्रेन के पास एक लिमिटेड नेवल कैपेसिटी है, तो इसीलिए वो अपनी फोर्सेस को इस आइलैंड पर नहीं उतार सका। यूक्रेनियन मिलिट्री एनालिस्ट ओले ज़ैदानोव के मुताबिक ऐसा करना लॉजिकल भी नहीं था, क्योंकि इस आइलैंड पर किसी भी साइड के ट्रूप्स बहुत ही आसान टारगेट बन जाते। इसीलिए यहाँ पर यूक्रेन की ओर से एक फायर कंट्रोल अप्रोच यूज किया गया। इस अप्रोच के तहत उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज को इस तरह बिल्ड किया कि अगर कोई भी टारगेट इस आइलैंड को अप्रोच करे तो उस पर स्ट्राइक की जा सके। इस अप्रोच से यूक्रेन के बिगेस्ट ब्लैक सी पोर्ट ओडेसा और ब्लैक सी के पूरे नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर की हाई सिक्योरिटी भी इंश्योर हो पाई। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये यूक्रेन के लिए केवल एक सिंबॉलिक विक्ट्री नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सक्सेस है और रशिया के लिए एक बड़ा सेटबैक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से रशिया का विड्रॉल इस वॉर की डायरेक्शन में जल्दी कोई सिग्निफिकेंट शिफ्ट ला पाएगा। रशिया का आज भी मेजर फोकस पूरे ईस्टर्न डॉनबास रीजन और साउथ के उन एरियाज को होल्ड करने में है जो उन्होंने शुरुआत में कैप्चर किए थे। हालांकि स्नेक आइलैंड ब्लैक सी का एक बेहद स्ट्रेटेजिक पार्ट था और रशिया के एडवांस मिसाइल सिस्टम को इंस्टॉल करने का एक आइडियल पॉइंट भी, लेकिन अल्टीमेटली उसका स्मॉल एरिया लंबे समय तक रशिया की बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता। तो अब यहाँ पे एक की क्वेश्चन है कि रशिया को यहाँ से बाहर निकालकर क्या यूक्रेन अपनी वॉर टॉर्न इकोनॉमी को रिबूट करने के लिए ग्रेन्स का एक्सपोर्ट रिज्यूम कर पाएगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक इफेक्टिव नेवी ना होने के चलते ऐसा अभी भी संभव नहीं है, क्योंकि ब्लैक सी के बाकी हिस्सों में रशियन वॉरशिप्स की डोमिनेंस अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों, ये था एक डिस्कशन जहां पे हमने समझा कि स्नेक आइलैंड दोनों ही कंट्रीज के लिए स्ट्रेटेजिकली और सिंबॉलिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि वीडियो यूपीएससी मेंस के GS2 पार्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, in the context of ongoing Russia-Ukraine war, explain how geography plays a decisive role in shaping the outcomes of conventional warfare. And with this question, my friends, that's it for the video.
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।